तो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज हम समकालीन विश्व राजनीति जो कि भाग 1 है उसका 8वां अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इस अध्याय में विश्व राजनीतिक में पर्यावरण और संसाधनों के बढ़ते महत्व पर चर्चा की गई। 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले पर जोर पड़ा है। इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन की चर्चा भी की गई है। हम सांझी संपदा और विश्व की सांझी विरासत जैसी धारणाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़कर आप ये जान पाएंगे कि भारत में पर्यावरण के मामले में कौन-कौन से पक्ष लिए हैं। इसके बाद अध्याय में संसाधनों की ओर से जुड़ी वैश्विक राजनीति के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समकालीन मुद्दे जो विश्व राजनीति के दायरे में आते हैं। पहला, कृषि योग्य भूमि की कमी और जलाशयों का प्रदूषण। दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है। चरागाहों के चारे खत्म होने को हैं और मत्स्य भंडार घट रहे हैं। जलाशयों की जलराशि बड़ी तेजी से कम हुई है, उसमें प्रदूषण भी बढ़ा है। इससे खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। दूसरा, स्वच्छ जल का अभाव। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार विकासशील देशों की 1 अरब 20 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है। यहाँ की 2 अरब 60 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधा से वंचित है। इस वजह से 30 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं। तीसरा, वनों की कटाई और जैव विविधता की हानि। प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं। इनसे जल चक्र भी संतुलित बना रहता है और इन्हीं वनों में धरती की जैव विविधता का भंडार भी भरा रहता है। लेकिन ऐसे वनों की कटाई हो रही है और लोग विस्थापित हो रहे हैं। जैव विविधता की हानि जारी है। चौथा, वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी। धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इसे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। इससे परिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पांचवा, समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण। पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्य की सघन बसाहट जारी है और इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगा तो समुद्र की पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मसले राजनीतिक हैं। आइए जानते हैं कैसे। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मसले एक और गहरे अर्थ में राजनीतिक है। ऐसा इसलिए कि पर्यावरण को नुकसान हम पहुंचाते हैं। इस पर रोक लगाने के उपाय करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, अर्थात विभिन्न देशों की सरकारों की है। धरती के प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल का हक भी इन्हीं सरकारों का है। इनसे जुड़ी समस्याओं पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न देशों की सरकारें कदम उठाती हैं। आइए अब जानते हैं इन मुद्दों को। पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट कहा जाता है। इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। पृथ्वी सम्मेलन की विशेषताएं। पहली, पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकार को इसी सम्मेलन में राजनीतिक दायरे में ठोस रूप मिला। दूसरा, रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश अर्थात उत्तरी गोलार्ध तथा गरीब और विकासशील देश यानी दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग
एजेंडों के पैरोकार हैं। तीसरा, उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत की छेड़ और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी थी, जबकि दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्तों को सुलझाने के लिए ज्यादा चिंतित थे। चौथा, रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए। पांचवा, इसी सम्मेलन में टिकाऊ विकास का तरीका सुझाया गया, जिसमें ऐसी विकास की कल्पना की गई जिसमें विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। इसे धारणीय विकास भी कहा जाता है। वैश्विक साझी संपदा का संरक्षण। साझी संपदा से तात्पर्य है किसी एक के बजाय समुदाय के स्वामित्व में संसाधन। जैसे एक पार्क या नदी पर किसी एक का अधिकार नहीं होता, बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। इसी प्रकार किसी एक राज्य की संप्रभुता के अधिकार क्षेत्र के से बाहर स्थित विभिन्न क्षेत्र। इसीलिए इन क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की देखभाल की आवश्यकता होती है। इन्हें मानवता की साझी विरासत अथवा वैश्विक संपदा कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री तह या तल तथा बाह्य अंतरिक्ष भी शामिल है। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए किए गए समझौते। तो आइए जानते हैं कौन से थे ये समझौते। पहला, अंटार्कटिका संधि। दूसरा, मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल। तीसरा, अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार। पर्यावरण को लेकर विकसित और विकासशील देशों का रवैया। विकसित देश उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में परिस्थिति को नुकसान विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। इसके अलावा विकासशील देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जरूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध ना लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। रियो घोषणा पत्र। यह घोषणा पत्र कहता है कि धरती के परिस्थिति के तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करेंगे। पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग अलग है। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की साझी किंतु अलग अलग जिम्मेदारी होगी। विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर दबाव ज्यादा है और इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिक एवं वित्तीय संसाधन है। इसे देखते हुए टिकाऊ विकास के अंतरराष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपनी खास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC 1992 के अनुसार, पहला, इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्ष में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे। दूसरा, इस नियमाचार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे कि ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा समय में भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा विकसित देशों का है। तीसरा, यह बात भी मानी गई कि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है। इस कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से अलग रखा गया है। चौथा, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पांचवा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरो
कार्बन जैसे कुछ गैसों के बारे में माना जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग में इनकी कोई ना कोई भूमिका जरूर है। छठा, ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता है और धरती के जीवन के लिए यह बात बड़ी प्रलयकारी साबित होगी। जापान के क्योटो में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। तो जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। पहला, पर्यावरण समस्याओं को लेकर विश्व जनमानस के बीच जापान के क्योटो शहर में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। 1992 में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए थे और सिद्धांत की इस रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर हुए थे। इसे ही क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। दूसरा, भारत में 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए थे और इसका अनुमोदन भी किया था। तीसरा, भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई थी। चौथा, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। पांचवा, औद्योगिकरण के दौर पर मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार भी माना जाता है। ग्रुप 8 में भारत का पक्ष 2005 के जून में ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई। इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की है, क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज्यादा उत्सर्जन किया है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित भारत का तर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार UNFCCC के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मसलों में ज्यादातर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है। इस तर्क के अनुसार पहला, ग्रीन हाउस गैसों के रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज्यादातर विकसित देशों की है। दूसरा, इसमें जोर देकर कहा गया है कि विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक तथा सामाजिक विकास की है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को लेकर भारत का प्रयास। भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में कार्य कर रही है। जैसे कि पहला, भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है। दूसरा, 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इसमें ऊर्जा के ज्यादा कारगर इस्तेमाल की पहलकदमी की गई है। तीसरा, ठीक इसी तरह 2003 के बिजली अधिनियम में पुनर्नवा रिन्यूएबल ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है। चौथा, हाल में प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ भी रुझान बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारत पर्यावरण सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठा रहा है। पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन की महत्वपूर्ण पेशकदमियों सरकारों की तरफ से नहीं, बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं ने की है। इन कार्यकर्ताओं ने कुछ तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और बाकी स्थानीय स्तर पर सक्रिय है। आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में शामिल किया जाता है। आंदोलनों से नए विचार भी जन्म लेते हैं। पर्यावरण आंदोलनों की विशेषताएं। पहला, पर्यावरण आंदोलनों से नए विचार जन्म लेते हैं। दूसरा, मौजूदा पर्यावरण आंदोलनों की एक मुख्य विशेषता उनकी विविधता है। तीसरा, यह आंदोलन सरकारों द्वारा नहीं अपितु सक्रिय सचेत पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया जाता है। चौथा, इसके कार्यकर्ता अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर सक्रिय हैं। पांचवा, पर्यावरण आंदोलन सबसे ज्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण
तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में शुमार किए जाते हैं। तो जानते हैं पर्यावरण आंदोलनों के क्या प्रकार हैं। पहला, वनों की कटाई को लेकर आंदोलन। दूसरा, खनिज उद्योगों से बढ़ते दुष्प्रभाव को लेकर आंदोलन। तीसरा, नदियों पर बांध बनाए जाने का आंदोलन। और चौथा, पर्यावरण बचाओ का आंदोलन। साधनों की भू राजनीति के सवाल। किसे, क्या, कब, कहां और कैसे हासिल होता है। संसाधनों की भू राजनीति इन्हीं सवालों से जूझती है। यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार का मुख्य साधन। यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन और मकसद संसाधन रहे हैं। पहला, संसाधनों को लेकर राज्य के बीच तनातनी हुई है। दूसरा, संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति की पश्चिमी दुनिया ने ज्यादातर व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में सोचा। इस सोच के मूल में था विदेशों में संसाधनों की मौजूदगी तथा समुद्री नौवहन में दक्षता। तीसरी, समुद्री नौवहन स्वयं इमारती लकड़ियों पर आधारित थी, इसीलिए जहाज की शहतीरों के लिए इमारती लकड़ियों की आपूर्ति 17वीं सदी के बाद से समय में प्रमुख यूरोपीय शक्तियों की प्राथमिकता में रही। चौथा, पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामरिक संसाधनों, खासकर तेल की निर्बाध आपूर्ति का महत्व बहुत अच्छी तरह उजागर हो गया। मूलवासी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में ऐसे लोगों को मूलवासी बताया जो मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे तथा बाद में दूसरी संस्कृति या जातियों ने उन्हें अपना अधीन बना लिया। भारत में मूलवासी के लिए जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1975 में मूलवासियों का संगठन वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल बना। मूलवासियों की मुख्य मांग यह है कि उन्हें अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। दूसरा, आजादी के बाद से चली आ रही परियोजनाओं के कारण इनके विस्थापन एवं विकास की समस्या पर भी ध्यान दिया जाए। तो आज का हमारा यह अध्याय यही समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने पर्यावरण के बारे में बहुत सी बातें जानी तथा हमने भारत के पर्यावरण के प्रति लिए गए मुख्य कदमों के बारे में भी जाना। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो एक बार इस अध्याय को अच्छी तरह पढ़िएगा और उसके बाद ये लिखित कार्य करना। लिखित कार्य के प्रश्न है। पहला, यूएनईपी का क्या मतलब है। दूसरा, रियो शिखर सम्मेलन किसी भी दो परिणामों का उल्लेख करें। तीसरा, सामान्य संपत्ति संसाधनों से आपका क्या तात्पर्य है। और चौथा, भारत के किसी भी 3 पर्यावरणीय मुद्दों पर भारत का विश्लेषण। पांचवा, पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदमों का संक्षेप में वर्णन करें। तो एक बार अच्छे से इस अध्याय को पढ़ने के बाद जब आप लिखित कार्य करेंगे तो आप खुद ही जानेंगे कि आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आप भी इस पर्यावरण का एक अभिन्न अंग हैं और आपको इसकी रक्षा के लिए पूरे अच्छे कदम उठाने हैं। धन्यवाद।